नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपने नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि अब इस अवाक्स में कई तरीके के सुधार किए गए हैं और दोस्तों ये जो अवाक सिस्टम है वो एयरबस 321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा और कहा जा रहा है कि अब इसमें एक नया इम्प्रूव्ड आईसा आधारित प्राइमरी रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस नए सिस्टम के लग जाने से नेत्रा मार्क 2 की जो रेंज है वो एयरबॉर्न थ्रेट्स के खिलाफ बढ़ जाएगी और ये अपग्रेडेड रडार अपनी इनहांस क्षमता के साथ होगा। दोस्तों, अवाक्स मार्क 2 को बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सीधे ग्राउंड स्टेशनों पर प्रसारित करने की अनुमति होगी, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को फायदा होगा और इस तरीके से एक बेहतर प्रोजेक्टाइल ट्रैकिंग और कैलकुलेशन में सहायता होगी, जिससे कि रक्षा क्षमताओं में और वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, अवाक्स विमान यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हवाई वस्तुओं को ट्रैक करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है और ये मिसाइल डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत रडार से लैस ये प्लेटफॉर्म बैलिस्टिक मिसाइलों के ट्रेजेक्टरी, उनकी स्पीड, उनकी जगह का जो महत्वपूर्ण डेटा है उसे प्रदान करता है, ताकि सैन्य बलों को ऐसे खतरों की निगरानी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सशक्त किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और रशिया 10 कामोव Ka-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आ सका है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीबन $520 मिलियन की होगी। लेकिन ये सौदा अभी तक रुका हुआ है और भारतीय नौसेना वर्तमान में 14 Ka-31 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करती है और 10 Ka-31 हेलीकॉप्टरों को वो और खरीदना चाहती है, लेकिन ये मामला अभी भी ठंडे बस्ते पर पड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय नौसेना अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप के लिए एक प्रभावशील एयरबॉर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को चाहती है। अब ये कहा जा रहा है कि Ka-31 सौदा आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके लिए अब भारतीय नौसेना ने एक अलग ऑप्शन चुना है, जो कि भारतीय नौसेना की एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग क्राफ्ट की जो जरूरत है उसे पूरा कर देगा। कहा यह जा रहा है कि भारतीय नौसेना मार्लिन MS मार्क 2 हेलीकॉप्टर को ले सकती है, जो कि कोस्टेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल क्षमता से लैस है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को रॉयल नेवी के नए क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर खुफिया निगरानी और ट्रैकिंग क्षमता प्रदान करता है और यही एकमात्र हेलीकॉप्टर ऐसा है जो Ka-31 यानी कि कामोव 31 हेलीकॉप्टर के कॉम्पिटिटर के रूप में उभरा है, जो कि भारतीय नौसेना के आइनस विक्रांत के लिए एक इफेक्टिव एयरबॉर्न सर्विलांस और कंट्रोल सॉल्यूशन प्रदान करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 11 एमुनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज के अनुबंध के हिस्से के रूप में सूर्यदीप्ता प्राइवेट लिमिटेड ठाणे ने पहली बार्ज को इंडियन नेवी को दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ACTCM यानी कि एमुनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज को शामिल करने से जेटी के साथ साथ बाहरी बंदरगाहों पर इंडियन नेवी के वॉरशिप के लिए ट्रांसपोर्टेशन, चढ़ाई और सामान और गोला बारूद की निकासी सुविधा ये प्रदान करेगा, जो कि नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि इनकी सर्विस लाइफ 30 साल की और इन बार्जेस पर जो भी उपकरण लगाए गए हैं उन्हें भारतीय मैन्युफैक्चरर से खरीदा गया है। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से नोटम वार्निंग जारी की है मिसाइल लॉन्च के लिए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से, जो कि 21 से 22 जून 2023 के बीच का है और इस नोटम का जो डेजिग्नेटेड एरिया है लंबाई में वो है 750 किलोमीटर का और हो सकता है कि ये तीसरा टेस्ट होगा स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का। दोस्तों, आपको बता दें कि स्मार्ट केवल ट्रक आधारित कोस्टल बैटरीज पर आधारित नहीं होगा, भारतीय नौसेना इन्हें अपने फ्रंट लाइन के वॉरशिप में भी लगाएगी। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के दोनों कैरियर बैटल ग्रुप्स ने सफलतापूर्वक अरब सागर में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब कहा जा रहा है कि आइनस विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में भेजा जाएगा, जहां पर इसकी गारंटी रिफिट होगी। ये लंबे समुद्री ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा 2023 के अंत तक। वहीं आइनस विक्रमादित्य कैरियर अभी फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है, क्योंकि पिछले साल इसमें बड़े अपग्रेडेशन किए गए थे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस लाइट कॉम्बैट के पूर्व निदेशक और मुख्य डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने कहा कि एक बार सभी स्वदेशी लड़ाकू विमानों के चालू हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना के पास एक व्यापक बेड़ा होगा, जो कि पुराने हो रहे MiG-21, MiG-27 और MiG-29 जेट के साथ साथ मिराज 2000 और MiG-29 के साथ साथ जागुआर की जगह लेंगे। भारत की स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का सफल विकास और तैनाती इस मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही डॉक्टर हरिनारायण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जो सफलता है वो भारत के एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक कंप्लीट इकोसिस्टम के निर्माण में निहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की डिजाइन प्रणालियां न केवल A350 और A38 जैसे
प्रसिद्ध विमानों में उपयोग की जाती है, बल्कि 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमानों के विकास के लिए भी एक आधार के रूप में काम करती है। साथ ही डॉक्टर हरिनारायण ने कहा कि ये पहली बार है जब भारत सरकार ने प्रॉब्लम डेफिनेशन पेश की, जिसमें कि इससे निपटने वाली एजेंसियों को चुनौती दी गई थी। ये एक कठिन कार्य भी था, जिसकी सफलता दर लगभग 1% थी। लेकिन इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने शुरू किए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आ रही है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो आप सब होंगे, और उन्होंने इस बार एक बड़ा बयान दिया है भारतीय वायुसेना के लिए। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय वायुसेना में चाहे राफेल फाइटर जेट आ रहा है और सुखोई 30 MKI से उसकी अधिक विशेषताएं हो, लेकिन सुखोई 30 MKI से मेरा प्यार सबसे ज्यादा रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कोबरा है, फुर्तीला पैतरेबाजी यानी कि क्विक मैन्यूवर और एक जानवर का लुक हमेशा दिल में रहेगा। मैं कभी भी राफेल के ऊपर सुखोई 30 MKI को ही चुनूंगा। यानी कि दोस्तों, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी को क्या लगा सुखोई 30 MKI को देखकर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नागपुर के इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध सामग्री के बारे में जानकारी ली। सोलर इंडस्ट्री ने कहा कि 2010 में रक्षा प्रणालियों के निर्माण के क्षेत्र में आने के बाद से आधुनिक हथगोले, विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले बम और अन्य युद्ध सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास, निर्माण और परीक्षण के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की। दोस्तों, आपको बता दें कि सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। जनरल चौहान ने गोला बारूद और रक्षा प्रणालियों के बारे में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की सराहना की। आपको बता दें कि जनरल चौहान को भारतीय नौसेना को आपूर्ति की जा रही स्वदेशी रूप से विकसित 30 mm की गोला बारूद के प्रदर्शन फायरिंग के लिए टेस्ट रेंज में भी ले जाएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी के साथ मिलकर सेंट्रल सेक्टर में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। इस दौरान सेना के पैरा कमांडोज ने आसमान से छलांग लगाई। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर को भी रॉकेट लॉन्चरों के साथ तैनात किया गया। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, LCH हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और UAV यानी कि ड्रोन भी शामिल थे। और भारतीय जवानों ने किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे और LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा Mi-25 और HAL रुद्र भी इस एक्सरसाइज में था। यही नहीं, एयरफोर्स के मेघ, सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट भी इस एक्सरसाइज के दौरान मौजूद रहे। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक पोर्टेबल सुपर कैपेसिटर विकसित किया है, जो कि प्रकाश का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है। सुपर कैपेसिटर एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें उच्च शक्ति घनत्व और विशिष्ट सामग्री होती है। सुपर कैपेसिटर डिवाइस में एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और एक करंट कलेक्टर होता है। ये बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व पेश करता है। दरअसल सुपर कैपेसिटर के कई फायदे होते हैं। एक तो जल्दी से ये चार्ज हो जाता है, साथ ही बैटरी लाइफ भी लंबी होती है और ये अधिक तेजी से ऊर्जा जारी कर सकता है। आकार में भी छोटा होता है और इसका खास तौर पर इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में पावर आउटेज के दौरान बैकअप पावर प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से लेकर पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 आतंकी मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की ISPR की तरफ से कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में 4 आतंकवादी भी घायल हुए और सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। दोस्तों, वजीरिस्तान किसी वक्त में तालिबान का गढ़ था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान की सेना को लग रहा है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में इस इलाके में उन्होंने ऑपरेशन जारी रखा है। दरअसल इस घटना से पहले दक्षिणी वजीरिस्तान में भी एक आतंकी हमला हुआ था और इस दौरान भी पाकिस्तान का एक सैनिक मारा गया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया था और हमले के 48 घंटों के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कि रशिया ने कुछ संख्या में यूक्रेन के लेपर्ड 2A6 टैंक, ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, इन सबको तबाह कर दिया। और ये यूक्रेन की सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि रशिया पर जवाबी हमला कर रही थी। और इन 48 घंटे के अंदर दोस्तों, इन एडवांस हथियारों का नुकसान होना उन सभी देशों के लिए भी एक बड़ा नुकसान है, जो कि यूक्रेन को ये सब मुहैया करा रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यूक्रेनी सेना को अब और बड़ी चुनौती मिलने वाली है और ये एक बहुत बड़ी फजीहत है उन देशों के लिए भी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो कि यूक्रेन को लगातार एडवांस हथियार दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रशिया है। उसे मालूम है कि वो किस तरीके से इनका तोड़ निकाल सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान ब्रिक्स देशों में शामिल होने की बात कह रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाए, लेकिन दोस्तों ब्रिक्स सदस्य भी जानते हैं कि पाकिस्तान की कंगाली हालत
ब्रिक्स देशों की विश्वसनीयता को खराब कर सकती है। इसके अलावा भारत भी पाकिस्तान को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि रशिया, भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं और अब इसके जो सदस्य देश हैं वो इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 19 देशों ने इस समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि किसी भी अन्य देश के ब्रिक्स में शामिल होने के 3 पहलू हैं। पहला, मौजूदा ब्रिक्स सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा, ब्रिक्स गैर ब्रिक्स देशों को कैसे जोड़ना है। और तीसरा पहलू है, हम ब्रिक्स के संभावित विस्तार को कैसे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे भी कारण है। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाल हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स अपनी इकोनॉमी और व्यापार के संदर्भ में G7 को सीधी चुनौती है। और चीन, आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद भारत तीसरे स्थान पर, रूस छठे और ब्राजील 8वें स्थान पर है। यानी कि पाकिस्तान को इस समूह में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।